Hello dear students, welcome to Dakshina classroom. Myself सूर्य प्रकाश शंगी और फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों लास्ट क्लास में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है और कैसे उसको हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। केसी और केपी के बारे में बताया था कि अगर कंसंट्रेशन टर्म यूज में ले रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप केसी बोलेंगे, और अगर पार्शियल प्रेशर यूज में ले रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप केपी टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिलेशन बताया था आपको केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन होता है। केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, राइट। इसके अलावा एक रिलेशन और लिया था आपको, केपी इक्वल टू के एक्स इंटू पी टोटल पावर डेल्टा एन, राइट। केपी और के एक्स क्या था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। हालांकि मेजरली हमें यही वाला यूज में आने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब रिलेशन था केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन अगर जीरो हो तो केपी केसी बराबर होगा। डेल्टा एन अगर पॉजिटिव हो तो किसका वैल्यू ज्यादा है? केपी का वैल्यू बड़ा होगा, और अगर डेल्टा एन नेगेटिव हुआ तो केसी का वैल्यू बड़ा होगा। ये रिलेशन आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम यहाँ पे इसमें और फर्दर रिलेशन डेवलप करना चाहें तो हम क्या करें, बोथ साइड लॉग ले लें। लॉग केपी इक्वल टू लॉग केसी प्लस डेल्टा एन लॉग आर टी। तो एक रिलेशन ये भी है जो अक्सर पूछ लिया जाता है, क्लियर। अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ रिएक्शंस के कि किस तरीके से केसी या केपी को लिखा जाना है, ठीक। सो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। इफ डेल्टा एन इक्वल टू जीरो, डेल्टा एन जीरो है यानी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट क्या होंगे? बराबर। तो अगर डेल्टा एन जीरो है तो H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस प्रोड्यूसेस 2HI। तो डेल्टा एन का वैल्यू क्या होगा? 0 2 माइनस 1 प्लस 1 2। तो एक डेल्टा एन क्या होगा यहाँ पे? 2 माइनस 1 प्लस 1। कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस प्रोडक्ट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, डेल्टा एन क्या हो जाएगा? 0। तो अगर हम केसी बताना चाहें इसके लिए तो केसी क्या होगा यहाँ पर? एक्टिव मास ऑफ HI, जो भी कोएफिशिएंट है पावर में डाल दीजिए, अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2 इनटू एक्टिव मास ऑफ I2, राइट। अगर हम केसी को केपी को रिप्रेजेंट करना चाहें तो केपी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ HI स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, राइट। यहाँ पे केपी और केसी का वैल्यू बराबर होगा। क्यों बराबर होगा इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। पार्शियल प्रेशर को आप क्या लिख सकते हैं? nRT अपॉन V। पार्शियल प्रेशर को आप क्या लिख सकते हैं? nRT अपॉन V। n अपॉन V को क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ HI स्क्वायर इनटू RT स्क्वायर, राइट। यही बचेगा, समझ पा रहे हैं? पार्शियल प्रेशर क्या होगा? nRT अपॉन V। n अपॉन V को आप क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इनटू RT पावर स्क्वायर, RT पावर 2, तो RT को बाहर निकाल दिया, RT स्क्वायर बच गया, ठीक है। वैसे आप क्या लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर H2 को मोल्स ऑफ H2 इनटू RT अपॉन V। मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू RT एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2 इनटू RT, राइट। RT बाहर निकालेंगे, RT स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? HI स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2। तो वही तो बचा। तो यहाँ पे डेल्टा एन जब जीरो होगा तो केपी का वैल्यू किसके इक्वल रहने वाला है? केसी के इक्वल। तो डेल्टा एन जीरो मींस केपी इक्वल टू केसी, राइट। किस रिलेशन से निकाला? केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन जीरो है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड हम बात करें, डेल्टा एन पॉजिटिव और ग्रेटर देन जीरो। तो एग्जांपल ले लें, PCl5 डिसोशिएट हो रहा है, गैसेस फॉर्म में है, डिसोशिएट हो रहा है इन PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। तो इसके लिए डेल्टा एन का बात करें, डेल्टा एन क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे? 1। ये भी कितना है? 1। तो 2 माइनस 1 तो कितना होगा? 1। तो पॉजिटिव ही है, राइट। तो यहाँ पे केसी आप लिख लें, केसी क्या होगा? एक्टिव मास ऑफ PCl3 कोएफिशिएंट क्या है? 1 पावर 1। एक्टिव मास ऑफ Cl2
पावर 1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ PCl5, राइट। तो ये हो गया इसके Kc का रिप्रेजेंटेशन। Kp के रिप्रेजेंटेशन की बात करें, Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, राइट। अब पार्शियल प्रेशर को आप क्या ले सकते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू RT। तो कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इनटू RT, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इनटू RT, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 इनटू RT। समझ पा रहे हैं ये पॉइंट। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर को आप क्या ले सकते हैं, nRT अपॉन V। तो PCl3 के लिए होगा तो मोल्स ऑफ PCl3 इनटू RT अपॉन V। वॉल्यूम तो सभी के लिए सेम होगा क्योंकि तीनों एक ही कंट्री में प्रेजेंट है, राइट। तो इसको आप क्या ले सकते हैं, Kp इक्वल टू concentration of PCl3 into RT, concentration of Cl2 into RT upon concentration of PCl5 into RT, राइट। RT बाहर निकाल लें, एक RT से एक RT कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Kp कितना होगा, PCl3 into Cl2 upon PCl5 into RT, राइट। तो इसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे, Kc। तो Kp क्या होगा, Kc इंटू RT। ये कहां से आया, यहां से भी आप ले सकते हैं, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा n। तो डेल्टा n कैसा होगा यहाँ पे 1, तो डेल्टा n का वैल्यू इनपुट कर देंगे तो Kp क्या हो जाएगा, Kc इंटू RT के इक्वल। क्लियर। और लास्ट एग्जांपल देख लें, डेल्टा n नेगेटिव और लेस देन 0, तो N2 प्लस 3H2 गैसेस से बन रहा है 2NH3 गैसेस, राइट। तो यहाँ पे डेल्टा n का वैल्यू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो -2 आपको यहाँ पे इसका क्या मिल जाएगा, कोफिशिएंट मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अब देख लें Kc क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड H2 पावर 3, राइट। जो भी कोफिशिएंट है वो कहां पे पुट करना है, पावर में पुट करना है। Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्यूब, राइट। Kp इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा n के अकॉर्डिंग, डेल्टा n का वैल्यू कितना है यहाँ पे -2, तो Kp कितना होगा, Kc अपॉन इंटू RT पावर -2, या फिर Kp इक्वल टू Kc अपॉन RT स्क्वायर। तो ये रिलेशन आपको Kp और Kc के बीच में मिल जाएगा। आप चाहें तो इस तरीके से भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। NH3 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इंटू RT, कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू RT, कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू RT, राइट। RT की पावर कितना होगा, ऊपर पावर स्क्वायर होगा, नीचे पावर 4 होगा, तो स्क्वायर से पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचाया कितना यहाँ पे RT स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप एफर्ट लगा के सोल्व करेंगे तो ये आपको रिलेशन मिल जाएगा। क्लियर। तो ये इस तरीके से आप इक्वेशन को Kp और Kc की टर्म में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो पॉइंट आपको पहले ही बताए थे कि अगर हम Kc वर्ड यूज में ले रहे हैं तो Kc क्या होगा, जहां पे आप एक्टिव मास यूज में ले रहे हैं, मींस कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर यूज में ले रहे हैं, अगर आप तो इसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है डेल्टा n के बेसिस पे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम Kc का यूनिट देख लें तो यहाँ पे मोलरिटी स्क्वायर अपॉन मोलरिटी इंटू मोलरिटी, तो ये क्या होगा, यूनिट लेस। यहाँ पर ये पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर, सपोज एटीएम इसका यूनिट है, एटीएम स्क्वायर अपॉन एटीएम स्क्वायर, तो ये क्या होगा, यूनिट लेस होगा। तो यहाँ पे अगर डेल्टा n का वैल्यू 0 है तो Kp और Kc क्या होंगे, यूनिट लेस होंगे। यहाँ पे यूनिट क्या होगा, मोलरिटी इंटू मोलरिटी अपॉन मोलरिटी, तो मोलरिटी स्क्वायर अपॉन मोलरिटी, तो इसका यूनिट क्या रहने वाला है, मोलरिटी, राइट। एटीएम इंटू एटीएम अपॉन एटीएम, तो इसका यूनिट क्या होगा, एटीएम, राइट। यहाँ पे अगर यूनिट की बात करें, मोलरिटी स्क्वायर अपॉन मोलरिटी इंटू मोलरिटी पावर 3, तो ये क्या होगा, 1 अपॉन मोलरिटी स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा, राइट। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, एटीएम स्क्वायर अपॉन एटीएम पावर 4, तो 1 अपॉन एटीएम स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, राइट। तो ये तो जब आप Kc या Kp, जब आप एक्टिव मास यूज में ले रहे हैं, मोलरिटी या पार्शियल प्रेशर यूज में ले रहे हैं, बट अगर आप एक्टिविटी यूज में लेंगे तो Kp नॉट Kc नॉट, चाहे डेल्टा n का वैल्यू कुछ भी हो, Kp नॉट और Kc नॉट क्या होते हैं, यूनिट लेस होते हैं। क्लियर। ये
पूरा आपको पक्के से क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो ये क्लियर है कि जब रिएक्शन में सभी कंपोनेंट गैसेस फॉर्म में होंगे तो आप उसको Kp की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और Kc की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर सभी कंपोनेंट गैसेस फॉर्म में नहीं है, एग्जांपल देख लें कि अगर यहाँ पे एक्वस फॉर्म में है, एग्जांपल ले लीजिए सपोज ये एग्जांपल आपको गिवन है, राइट। तो यहाँ पे सभी कंपोनेंट किसमें, एक्वस फॉर्म में। तो क्या एक्वस कंपोनेंट का कोई प्रेशर होता है क्या? नहीं। हम जो पीवी कोड एनआरटी लगाते हैं वो किस पे लगाते हैं, केवल गैसेस कंपोनेंट पे। तो इसके लिए आप केपी नहीं बताएंगे, इसके लिए आप क्या बताएंगे, केवल केसी ही बताएंगे। सभी कंपोनेंट का फेज क्या है, सिमिलर है, स्टेट सिमिलर है सभी एक्वस फेज में। तो ये क्या हुआ, होमोजेनस इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए केसी का वैल्यू क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ एसिटिक एसिड इनटू एक्टिव मास ऑफ इथेनॉल अपॉन एक्टिव मास ऑफ ईस्टर इनटू एक्टिव मास ऑफ वाटर, राइट। तो होमोजेनस इक्विलिब्रियम है ये, यहाँ पे सभी कंपोनेंट एक्वस फॉर्म में थे, तो इसके लिए हम Kp रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसके लिए केवल Kc ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम की। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था वो होमोजेनस का था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम क्या होगा, जिसमें यहाँ पे फिजिकल स्टेट क्या हो, यहाँ पे कंपोनेंट का डिफरेंट होता है। तो एक एग्जांपल ले लें, CaCO3 सॉलिड से बन रहा है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, राइट। तो अगर हम इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालना चाहें तो Kc क्या होगा, यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ CaO इंटू एक्टिव मास ऑफ CO2 इंटू एक्टिव मास ऑफ CaCO3, राइट। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप Kc निकालना चाहेंगे तो Kc ऐसे निकलेगा। बट जब हम यहाँ पे हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हेटेरोजेनस में जो भी सॉलिड कंपोनेंट या कोई भी लिक्विड कंपोनेंट आता है एक्वस, कि इन हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड टेकन टू बी 1। क्यों 1 लिया जाता है वो भी मैं आपको बताया था। पहली बात तो ये आपको बिल्कुल कंटेस्ट याद होना चाहिए, मेमोरी में हमेशा रहना चाहिए कि अगर कोई हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम दे रखा है, उसमें कोई सॉलिड या लिक्विड कंपोनेंट है, तो उसका एक्टिव मास आपको कितना लेना है, 1 ही लेना है। क्यों लेना है वो देख लेते हैं कि अगर हम इसके एक्टिव मास की बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड के एक्टिव मास की, तो यानी मोलरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स अपॉन वॉल्यूम का आप क्या ले सकते हैं, मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे सॉलिड का मास बाय वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी, तो डेंसिटी अपॉन मोलर मास। तो क्या सॉलिड का डेंसिटी वेरिएबल होता है क्या, नहीं, डेंसिटी कांस्टेंट होता है। क्या मोलर मास सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड का है, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास वेरिएबल होगा क्या, नहीं, इनका डेंसिटी भी कांस्टेंट है, मोलर मास भी कांस्टेंट है। तो थ्रू द प्रोसेस, जब तक प्रोसेस चलता रहेगा, हमेशा इनका कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। तो इनका कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी रहे। तो यहाँ पे फॉर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड एक्टिव मास ऑफ क्या कंसिडर किया जाता है, यहाँ पे 1 कंसिडर किया जाता है। तो CaCO3 का एक्टिव मास कितना होगा, 1। CaO का एक्टिव मास भी कितना होगा, 1 ही होगा, राइट। तो इन दोनों का एक्टिव मास 1 हो गया, तो Kc क्या होगा, यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ CO2 के बराबर, राइट। या फिर हम Kp निकालें, Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में Kp या Kc के एक्सप्रेशन में प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड नहीं रहेंगे, उनका एक्टिव मास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए, बिकॉज इनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, इसलिए उसको हम यहां से रिप्लेस कर देते हैं। एक और एग्जांपल की बात करें, H2O लिक्विड से H2O गैस बनना है, ठीक है। तो ये हम किसके लिए रेस्पेक्ट में बात करें, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। जब हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम है तब के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिक्विड है, गैस है, दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है, डिफरेंट। तो ये भी क्या हुआ, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप इसमें
Kp निकालना चाहेंगे तो Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 के बराबर होगा। यहाँ पे इसका एक्टिव मास तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो उसको आप यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, तो Kp किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर के ही बराबर रहेगा। क्लियर। तो अगर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड गिवन है तो उनका एक्टिव मास हेटेरोजिनस इक्विलिब्रियम की ही बात की जा रही है, ये माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए कि अगर हेटेरोजिनस इक्विलिब्रियम है तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कितना लेना है, 1 ही लेना है। राइट। चलिए, तो अब जो भी हमने फॉर्मूलाज देखे हैं उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ ग्राफ देखते हैं जो यहाँ पे अक्सर पूछे जाते हैं और उनका नॉलेज आपको होना भी चाहिए। कि अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें रेट ऑफ रिएक्शन का विद प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो किस तरह का ग्राफ होगा आप सोचिए, सोच के ड्रॉ कीजिए। चलिए, हमने क्या बोला है, हम किसका ग्राफ ड्रॉ करें, रेट ऑफ रिएक्शन का प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ। अब देखिएगा, जब यहाँ पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आती है तो A से सपोज B बन रहा है, ठीक है। तो इनिशियली क्या था, हमारे पास केवल A प्रेजेंट था, A के सपोज कुछ मोल से X मोल, ठीक है। तो A का B में कन्वर्जन स्टार्ट हुआ। इनिशियली रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन क्या होता है, फास्ट होता है। फिर जैसे ही प्रोडक्ट बनता है उसका भी रिएक्टेंट में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। तो इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है, और जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होती जाती है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि इनिशियली रेट ऑफ इवोपरेशन फास्ट होता है और रेट ऑफ कंडेंसेशन स्लो होता है, राइट। धीरे धीरे रेट ऑफ इवोपरेशन कम होना स्टार्ट होता है और रेट ऑफ कंडेंसेशन धीरे धीरे बढ़ता है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हाई होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनिशियली तो जीरो होगा, इनिशियली तो प्रोडक्ट था ही नहीं, तो इनिशियली तो जीरो था। जैसे प्रोडक्ट बना तो धीरे धीरे बढ़ने लगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों बराबर होगा। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन का यहाँ पे प्रोग्रेस के ऑफ रिएक्शन के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। इक्विलिब्रियम हम कब बोलते हैं, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली ये रेट क्या थी, हाई थी, तो ये किसके लिए होगी, फॉरवर्ड के लिए, और इनिशियली रेट जीरो थी तो ये किसके लिए होगी, बैकवर्ड के लिए। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का ग्राफ है और ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का ग्राफ है। जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो उसी को हम क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम बोल देंगे। हो सकता है ये ग्राफ कुछ ऐसा भी बन रहा हो कि रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन था वो धीरे धीरे चल रहा था और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट की साइड आने का जो रेट था वो फास्ट हो, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा भी बन सकता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट था वो बहुत हाई था और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो था वो काफी स्लो था, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे उस पॉइंट को आप क्या बोल देंगे, जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे उसी पॉइंट को आप क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम बोल देंगे, राइट। तो इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होता है, राइट। जरूरी नहीं कि जिस रेट से रिएक्टेंट फॉरवर्ड में आ रहा हो उसी रेट से प्रोडक्ट बैकवर्ड में जा रहा होगा, ठीक है। दोनों रेट डिफरेंट हो सकती है इनिशियली, बट जब इक्विलिब्रियम आएगा तब दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इनिशियली यहाँ पे ये हो सकता है ये स्लोली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो और ये फास्टली प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा हो सकता है इनिशियली ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की रेट फास्ट हो और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की रेट कम हो, बट जब दोनों बराबर हो जाएंगे उसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर इक्विलिब्रियम। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम। तो ये रेट का प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ ग्राफ है, ये भी किसका ग्राफ है, रेट का प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम बोल देंगे। इक्वल होना मींस यहाँ पे क्या हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, राइट। तो दोनों जब बराबर होंगे उसी पॉइंट को आप क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम। तो ये तो किसका ग्राफ है, रेट का प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ। सेकंड हम बात करें कंसंट्रेशन के, ये ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। सेकंड हम बात करें यहाँ पे कंसंट्रेशन का ग्राफ क्या होगा, आप कोशिश करिए ड्रॉ करने की। अब हम कंसंट्रेशन के लिए क्या बोल रहे हैं कि ए से बन रहा है बी, तो इनिशियली केवल ए ही प्रेजेंट था, तो इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई होगी और प्रोडक्ट की क्या होगी, जीरो। तो अगर हम कंसंट्रेशन का प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ ग्राफ ड्रॉ करें
यहाँ पर y एक्सिस पे हम ले रहे हैं कंसंट्रेशन, x एक्सिस पे ले रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो विद टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, राइट। जब दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, जब दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। जरूरी नहीं है कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। दोनों ही चीजें यहाँ पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाई होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होगा। तो विद टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगा। जब दोनों कांस्टेंट हो जाएगी उस पॉइंट को ही आप क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम बोल देंगे। पॉसिबिलिटी है कि दोनों की कंसंट्रेशन टाइम एक जब इक्विलिब्रियम आ रहा हो तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बराबर, राइट। तो ये रिएक्टेंट के लिए ग्राफ है और ये हमारा ग्राफ इनिशियली रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हाई थी प्रोडक्ट की जीरो थी। टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। इस ग्राफ में दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो रही है। जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन में बराबर हो, यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी पॉसिबल है कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। अब जब दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी उसी को आप क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम। तो इस पॉइंट के बाद क्या मिल गया है, इक्विलिब्रियम। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप कंसंट्रेशन का ग्राफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ या फिर टाइम भी लिखा हो सकता है, कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ आप टाइम के साथ ड्रॉ कर रहे हैं। तो इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई होगी, प्रोडक्ट की क्या होगी, जीरो। तो पॉसिबिलिटी है जब इक्विलिब्रियम आ रहा है, जब इक्विलिब्रियम आ रहा है तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा, पॉसिबिलिटी है। तो बट जब दोनों कांस्टेंट हो जाएगा उसी पॉइंट को आप क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम। तो इस पॉइंट के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। ये रिएक्टेंट के लिए ग्राफ है और ये ग्राफ किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रहा है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। और क्या ग्राफ पॉसिबल है यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ, कंसंट्रेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या फिर टाइम। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है इक्विलिब्रियम आने के बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। ये ग्राफ भी पॉसिबल है। तो ये रिएक्टेंट के लिए है और ये ग्राफ प्रोडक्ट के लिए, राइट। तो इस पॉइंट के बाद क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। क्लियर। तो तीनों ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं। हो सकता है इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो सकता है इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो, प्रोडक्ट का ज्यादा हो सकता है इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, प्रोडक्ट का कम हो। बट जो भी होगा वो विद टाइम कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ही आप उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्लियर। इसके अलावा और क्या क्या ग्राफ आपको मिल सकते हैं कि सपोज कोई रिएक्शन गिवन है, ए से बन रहा है B+2C, राइट। इनिशियली केवल A ही प्रेजेंट था, t=0 पे x मोल ऑफ A था, B का क्या था, 0, ठीक है। अब इसमें से x में से कुछ A मोल कम हो रहा है, यहाँ पे कितना बनेगा, A 1:1 का रेशियो, यहाँ पे 1:2 का रेशियो, ये क्या बनेगा, 2 है। तो अगर इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ गया तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बन सकता है, ये कंसंट्रेशन का ग्राफ टाइम के साथ या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा कि B और C के कंसंट्रेशन में क्या रेशियो, 1:2। तो जो ग्राफ B का होगा उसके अकॉर्डिंग C का ग्राफ बनेगा। तो अगर यहाँ पर ये ग्राफ अगर B के लिए कंसंट्रेशन ऑफ B, तो यहाँ पे अगर ये इतना वैल्यू A को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। A क्या है, B का कंसंट्रेशन, यहां से यहां तक का वैल्यू क्या है, B, सॉरी स्मॉल a, यानी ये कंसंट्रेशन ऑफ B है। तो कंसंट्रेशन ऑफ C क्या होगा, इसका जस्ट डबल। सपोज ये यहाँ पे डबल आ गया है, राइट। तो यहाँ पर ये क्या होगा, C होगा। ऐसा क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन का रेशियो क्या है, 1:2। जितना A का कंसंट्रेशन होगा उससे जस्ट डबल क्या होगा, B का कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। A का कंसंट्रेशन क्या टाइम के साथ डिक्रीज होगा, ठीक है। हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट। अगर कंसंट्रेशन ऑफ A प्रोडक्ट से ज्यादा तो ये इन दोनों से ऊपर होगा, अगर कंसंट्रेशन ऑफ A C से कम है तो ये
सी के नीचे होगा बट बी के ऊपर होगा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए दोनों से ही कम है तो ये ग्राफ क्या होगा, नीचे चला जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे ये इस तरीके से चला गया, बी का ग्राफ कुछ ये है और सी का ग्राफ कुछ ये है, ठीक है। तो दोनों ही ग्राफ यहाँ पे पॉसिबल है, कंडीशन क्या दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ग्राफ ड्रॉ करने रहते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लें, सपोज ए सॉलिड है, इससे बन रहा है बी प्लस 2c गैसियस कंपोनेंट, राइट। टी इक्वल टू 0 पर इसके कुछ मोल्स थे, जब इक्विलिब्रियम आ रहा है तो क्या हो रहा है, बी और सी 1:2 के रेशियो में बनेंगे। तो अगर आप कंसंट्रेशन का ग्राफ यहाँ पे टाइम के साथ ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या ग्राफ मिलेगा, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन बी का होगा उससे जस्ट डबल कंसंट्रेशन किसका मिलेगा, सी का मिलेगा, ठीक है। तो यही आप यहाँ पे ग्राफ में भी उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक क्या है यहाँ पे सॉलिड, आपको पॉइंट लिखाया था विद प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या थ्रू आउट द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो सॉलिड या लिक्विड का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो भी रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो ये किसके लिए हुआ, ए के लिए। तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन वेरी होने वाला नहीं है, मे बी इसका कंसंट्रेशन इन दोनों से ज्यादा हो या इन दोनों से कम हो, बट जहां पर भी रहेगा, अगर सपोज यहाँ पर है तो यहाँ पे भी कांस्टेंट रहेगा, इतना है वो भी कांस्टेंट रहेगा, राइट। जितना भी कंसंट्रेशन आपको दे रखा है, हो सकता है इन दोनों से ज्यादा दे रखा हो सकता है इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू दे रखी हो या इन दोनों से कम दे रखा हो, बट जहां पर भी रहेगा और थ्रू आउट द प्रोसेस कैसा रहना है, कांस्टेंट ही रहना है। क्लियर? तो ये कुछ ग्राफ है, या ग्राफ आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। गिवन है आपको कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc if 2 mole of H2, 2 mole of I2 and 8 mole of HI present in 10 लीटर कंटेनर। रिएक्शन आपको गिवन है H2 प्लस I2 से 2HI बन रहा है, राइट। तो Kc आपको बताना है, तो Kc क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ HI स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2, राइट। Kc के लिए बात की है तो एक्टिव मास ही आप यहाँ पे यूज में लेंगे, प्रेशर अभी यूज में नहीं लेना है बिकॉज आपको Kp नहीं बोला है। तो Kc बोला है, तो अब आपको बोला है 2 मोल ऑफ H2, 2 मोल ऑफ I2 एंड 8 मोल ऑफ HI प्रेजेंट इन 10 लीटर कंटेनर। अभी क्या होता है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आप कैसे निकालेंगे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम से, ठीक है। अगर गैसियस कंपोनेंट है तो भी आप ये कॉन्सेप्ट यूज में लेंगे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कंटेनर का जो भी वॉल्यूम है उससे आप डिवाइड कर देना, ठीक है। तो HI का कंसंट्रेशन क्या होगा, HI के मोल्स कितने हैं, 8 मोल्स हैं, अपॉन वॉल्यूम कितना है 10, तो 8/10 स्क्वायर अपॉन H2 के कितने मोल्स हैं 2/10 इंटू I2 के कितने मोल्स हैं 2, कंसंट्रेशन कितना होगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो ये आपको मिल जाएगा क्या, Kc का वैल्यू। तो ये 10 स्क्वायर है, ये भी 10 स्क्वायर हुआ, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना 8 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। यूनिट क्या होगा यहाँ पे, ये मोलरिटी स्क्वायर, मोलरिटी इंटू मोलरिटी, तो ये यूनिट लेस होगा, तो इसके Kc का वैल्यू कितना होगा 16। अगर यहाँ पर आपसे Kp भी पूछा जाता तो आप निकाल सकते हैं Kp इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 0, सो Kp का वैल्यू कितना होगा Kc के बराबर, वो भी कितना होगा 16, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको कैलकुलेट एक्सप्रेशन ऑफ Kc एंड Kp फॉर डीकंपोजिशन ऑफ PCl5 if initial mole of PCl5 is small a, total pressure at equilibrium कैपिटल P आपको गिवन है एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कैपिटल V आपको गिवन है, राइट। तो पहले वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का। चलिए हम सॉल्व करते हैं। गिवन आपको PCl5 का डिकम्पोजिशन, तो PCl5 को पहले तो डिसोशिएट करें, जब भी आपको क्वेश्चन में कोई Kp या Kc कैलकुलेट करने के लिए गिवन रहेगा तो वहां पे इक्वेशन आपको डेफिनेटली गिवन रहेगी, तो इक्वेशन के बारे में आप चिंता ना करें, इक्वेशन आपको गिवन रहेगी, ठीक है। आपको बोला है इनिशियली कितना मोल्स है PCl5 का A, क्या PCl3 और Cl2 के मोल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, नहीं है। इसका मींस PCl5 के डिसोसिएशन से ही PCl3 और Cl2 बनने वाला है, राइट। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम पर A में से कुछ मोल्स कम हो रहे हैं x मोल PCl5 के, तो अगर ये PCl5 का 1 मोल है तो ये 1 मोल और ये 1 मोल प्रोड्यूस होगा। अगर ये x मोल डिसोशिएट हो रहा है तो यहाँ पे कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, x मोल एंड
x मोल। a माइनस x मोल इक्विलिब्रियम पे PCl5 के हैं, PCl3 के x मोल है एंड Cl2 के भी x मोल है। आप चाहें तो x की जगह y, z या n कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। उससे एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, x की जगह अगर जो आपने कंसीडर किया है वो पुट कर सकते हैं। अब जब आप Kc निकालते हैं तो Kc में क्या पुट करना होता है, एक्टिव मास यानी कंसंट्रेशन। ये क्या मिला है अभी आपको, मोल्स। मोल से कंसंट्रेशन निकालना तो क्या करना होगा, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको गिवन है वॉल्यूम क्या है, V। तो एक्टिव मास ऑफ PCl3 PCl5 क्या होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, A माइनस एक्स अपॉन V। एक्टिव मास ऑफ PCl3 क्या होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, एंड एक्टिव मास ऑफ Cl2 क्या होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से आप Kc निकाल सकते हैं। Kc क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ PCl3 इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ PCl5, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्लियर, तो वेरी पुट कीजिए। तो Kc आपको मिलेगा कितना, x अपॉन V फॉर PCl3 इंटू x अपॉन V फॉर Cl2 अपॉन A माइनस एक्स अपॉन V। तो एक V से एक V कैंसिल आउट कर देंगे तो Kc क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन V इंटू A माइनस एक्स। तो ये आपको Kc का एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है। अगर Kc मिल गया तो आप Kp को निकाल सकते हैं किससे, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 माइनस 1, तो डेल्टा एन का वैल्यू 1 पुट कर देंगे। बट अभी आपको टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इस फॉर्मूले से आप यहाँ पे Kp कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर, तो अब यहाँ पे आप Kp कैसे कैलकुलेट करें कि जो Kp होता है वो क्या होता है, Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जब Kp निकालना होता है तो एक्टिव मास क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। अब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है टोटल प्रेशर की, तो क्या आप टोटल प्रेशर की हेल्प से पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाला जा सकता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर आपको क्या देगा, पार्शियल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इनटू P टोटल। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स अपॉन टोटल मोल। इक्विलिब्रियम पे आपको सभी के मोल्स पता है, टोटल मोल आप निकाल लीजिए। टोटल मोल कितने होंगे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, A माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। सो कितना बचेगा, A प्लस एक्स, राइट। तो ये आपको इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स मिला। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 कितना होगा, मोल्स ऑफ PCl3 अपॉन टोटल मोल इनटू P टोटल। टोटल प्रेशर आपको P दे रखा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इनटू P टोटल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 x अपॉन A प्लस एक्स इनटू P, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इनटू P टोटल। तो PCl5 का मोल फ्रैक्शन कितना, मोल्स ऑफ PCl5 अपॉन टोटल मोल इनटू P। आपको सभी का पार्शियल प्रेशर मिल चुका है, इसको Kp फॉर्मूला में प्लेस कीजिए तो आपको एक्सप्रेशन ऑफ Kp मिलेगा। PCl3 का पार्शियल प्रेशर कितना है, x अपॉन A प्लस एक्स इंटू P। Cl2 का कितना है, x अपॉन A प्लस एक्स इंटू P अपॉन PCl5 कितना है, A माइनस एक्स अपॉन A प्लस एक्स इंटू P, राइट। तो एक P टोटल से एक P टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, एक A प्लस से एक A प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, एक्स स्क्वायर इंटू P अपॉन A प्लस एक्स यहाँ पर है और A माइनस यहाँ पर है, A प्लस एक्स इंटू A माइनस एक्स। तो फाइनली इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर पी इंटू अपॉन एक्स स्क्वायर पी अपॉन ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये केपी का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H2 and I2 and HI at 300 Kelvin if initially 2 mole of H2 and 2 mole of I2 taken in a closed vessel of volume 10 लीटर। कैसे गिवन आपको रिएक्शन का 100, ठीक है। तो पहले तो वीडियो को सबसे पहले आप पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने की।
चलिए हम सोल्व करते हैं, होपफुली शायद आपने सोल्व किया होगा। तो आपको गिवन है रिएक्शन आपको डेफिनेटली क्वेश्चन में गिवन होगा। H2 गैस प्लस I2 गैस से बन रहा है 2HI, राइट। आपको गिवन है T इक्वल टू 0 पर 2 मोल ऑफ H2 एंड 2 मोल ऑफ I2 एंड इसका केसी गिवन है आपको 100 और पूछा है इक्विलिब्रियम पे इनका कंसंट्रेशन H2I2 और HI का कंसंट्रेशन क्या क्या होगा, ठीक है। अब हम क्या करें, H2I2 रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HI बनाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, H2 में से कुछ मोल्स क्या होंगे, I2 के साथ रिएक्ट होंगे, दोनों का रेशियो क्या है 1:1। तो अगर इसका 1 मोल रिएक्ट हो रहा है तो इसका भी 1 मोल ही रिएक्ट होगा। तो अभी हमें पता नहीं कितने मोल रिएक्ट हो रहे हैं, हम मान लेते हैं कि x मोल रिएक्ट हो रहे हैं। तो अगर इसका x मोल है तो इसका भी कितना रिएक्ट होगा, x मोल, तो 2 - x, राइट। तो 2 - x मोल H2 के हैं, 2 - x मोल I2 के हैं। अब अगर ये 1 मोल है तो ये भी कितना बनेगा 2 मोल। अगर ये 1 मोल रिएक्ट हो रहा है तो ये 2 मोल बनेगा। अगर ये x मोल रिएक्ट हो रहा है तो कितना बनेगा 2x मोल, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं कि जब यहाँ पे 2 - x मोल H2 के हैं, 2 - x मोल I2 के हैं और 2x मोल HI के हैं, तो इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो अब आपको Kc का वैल्यू गिवन है, ये आपको क्या मिला, मोल्स। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, मोलरिटी की बात करें, तो मोलरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। 2 - x अपॉन 10, वॉल्यूम कितना देखा आपको 10 लीटर। इसका कंसंट्रेशन कितना होगा 2 - x अपॉन 10 और इसका कंसंट्रेशन कितना होगा 2x अपॉन 10। तो आपको यहाँ पे सभी की कंसंट्रेशन पता लग गई। तो Kc क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ HI पावर 2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2। बस वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपको मिलेगा। तो Kc कितना है यहाँ पे 100, HI का एक्टिव मास कितना है 2x अपॉन 10, कोफिशिएंट कितना है इसका 2, तो पावर में चला जाएगा, अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2 कितना है 2 - x अपॉन 10 इंटू I2 के लिए 2 - x अपॉन 10, राइट। तो ये 10 स्क्वायर है, ये भी 10 स्क्वायर हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना 100 इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन 2 - x स्क्वायर। तो रूट ले लें बोथ साइड, तभी आप x कैलकुलेट कर पाएंगे। तो रूट लें तो कितना होगा 10 इक्वल टू 2x अपॉन 2 - x, मल्टीप्लाई करें 20 - 10x इक्वल टू 2x, इधर भेज दें 12x इक्वल टू 20। सो x इक्वल टू कितना है 20/12 मीन्स कितना 10/6 यानी 5/3। तो x का वैल्यू आपको 5/3 मिल गया है। अभी तो x तो क्या है नंबर ऑफ मोल्स, आपको क्या बताना है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ HI कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2 कितना होगा 2 - x/10। तो x का वैल्यू पुट कीजिए 2 - 5/3 अपॉन 10, तो कितना होगा 1/3 यानी 1/30 मोलर H2 का कंसंट्रेशन मिलेगा। I2 का कंसंट्रेशन कितना मिलेगा 2 - x/10 मींस 2 - 5/3 अपॉन 10, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1/30 मोलर I2 का कंसंट्रेशन बचेगा। और HI का कंसंट्रेशन कितना है यहाँ पे 2x/10 के बराबर। तो 2 × x का वैल्यू कितना 5/3 अपॉन 10, तो ये कितना हो गया ये 5 यानी 1/3 मोलर, सॉरी 1/3 मोलर आपको इसका कंसंट्रेशन मिल जाएगा। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको इन रिएक्शन गिवन है A + B से C + D बन रहा है। कैपिटल A एंड कैपिटल B आर मिक्स्ड इन अ वेसल एट टेम्परेचर T। The initial concentration of A was twice the initial concentration of B. After the equilibrium is reached, concentration of C was thrice the concentration of B. Then calculate Kc। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, कंडीशंस क्या गिवन है वो देखिए और सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व किया जाए। आपको गिवन है A + B से C + D बन रहा है, राइट। T = 0 पे आपको गिवन है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A was twice the initial concentration of B। तो अगर B का इनिशियल कंसंट्रेशन को हम A मान ले तो A का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा B का ट्वाइस यानी 2 है, राइट। अब इक्विलिब्रियम पे क्या इसमें से कुछ वैल्यू कम होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 1:1 के रेशियो में रिएक्ट हो रहे हैं। अगर 2 में से x अमाउंट कम हुआ
तो यहाँ पे बी में से भी कितना अमाउंट कम होगा, x ही कम होगा, क्योंकि 1:1 का रेशियो है ना। अगर ये 1 मोल रिएक्ट हो रहा है तो ये भी 1 मोल रिएक्ट होगा, अगर ये x मोल रिएक्ट होगा तो ये भी x मोल ही रिएक्ट होगा, अगर ये x मोलर रिएक्ट हो रहा है तो ये भी x मोलर ही रिएक्ट होगा। ठीक है, ये 1 मोल है तो ये 1 मोल प्रोड्यूस होगा, अगर ये x मोल कम हो रहा है तो ये भी x मोल कम होगा, अगर ये x मोलर कम हो रहा है तो ये भी x मोलर ही बनेगा, राइट, और ये भी क्या बनेगा, x मोलर ही बनेगा। ठीक है, अब गिवन है आपको नेक्स्ट, आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये सभी वैल्यू किस पे, इक्विलिब्रियम पर है। आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड कंसंट्रेशन ऑफ C was thrice the concentration of B, तो कंसंट्रेशन ऑफ C क्या है, 3 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B है। तो बस आप वैल्यू पुट कीजिए, x विल बी 3 टाइम्स ऑफ A माइनस x, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3A माइनस 3x, इधर ले आए 4x विल बी इक्वल टू 3A, सो x विल बी इक्वल टू 3A बाय 4, तो ये आपको x का वैल्यू मिल गया। अब x का वैल्यू पुट कीजिए और Kc को निकाल लीजिए, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। सो अब A का कंसंट्रेशन कितना होगा, 2A माइनस x मीन्स 2A माइनस 3A बाय 4 मीन्स 5A बाय 4। B का कंसंट्रेशन कितना होगा, A माइनस x मीन्स A माइनस 3A बाय 4 मीन्स A बाय 4। C का कंसंट्रेशन और D का कंसंट्रेशन दोनों इक्वल है, वो कितना है, x के बराबर, यानी 3A बाय 4। तो यहां से आप Kc निकाल सकते हैं, Kc क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ C एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो एक्टिव मास ऑफ A कितना मिला आपको, 5A बाय 4 इंटू एक्टिव मास ऑफ C कितना मिला आपको, 3A बाय 4 इंटू एक्टिव मास ऑफ D कितना है, 3A बाय 4 अपॉन एक्टिव मास ऑफ A कितना मिला, 5A बाय 4 इंटू एक्टिव मास ऑफ B कितना मिला, A बाय 4। A बाय 4 से A बाय 4 कैंसिल आउट कर दें तो ये कितना बचा, 3 3 जा 3 थ्राइस कितना, 9 बाय 5, तो ये आपको मिल जाएगा Kc ऑफ रिएक्शन इन गिवन कंडीशन, राइट। चलिए करते हैं नेक्स्ट सॉल्व। गिवन है आपको फॉर अ रिएक्शन, गिवन है रिएक्शन A प्लस B से 2C बन रहा है। If 2 mole of A and 3 mole of B were taken initially and equilibrium constant Kc is 4 at 400 degree Celsius, then what will be the moles of C at equilibrium? तो आपको equilibrium पर C के मोल्स बताने हैं। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। गिवन आपको रिएक्शन A प्लस B से 2C बना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन ले लें। T इक्वल टू 0 पर आपको बोला है 2 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B है, टेकन इनिशियली एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का वैल्यू आपको गिवन है कितना, 4। व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ C एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर आपको C के मोल्स बताने हैं। ठीक है, आपको वॉल्यूम कुछ भी गिवन नहीं है तो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम V, कंटेनर का वॉल्यूम आपको सपोज V गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर 1:1 के रेशियो में रिएक्ट हो रहे हैं और 2 मोल ऑफ C बना है। अगर 1 मोल ऑफ A है तो 2 मोल ऑफ C बनेगा, अगर 1 मोल ऑफ A रिएक्ट हो रहा है तो 1 मोल ऑफ B ही रिएक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर 2 में से x मोल ऑफ A रिएक्ट हुआ तो 3 में से भी कितना रिएक्ट होगा, x ही रिएक्ट होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है तो इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या है, रिएक्शन यहाँ पे 100% कंप्लीट नहीं हो रही है, रिएक्टेंट तो बचेगा ही। ठीक है, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो अगर 1 मोल से 2 मोल बन रहा था तो x से कितना बनेगा, 2x, तो 2 माइनस x मोल, 3 माइनस x मोल एंड 2x मोल, राइट। तो यहाँ पे आपको मोल्स मिल गए। अब कंसंट्रेशन मोलेरिटी की बात करें, मोलेरिटी क्या होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने क्या कंसीडर किया था, V कंसीडर किया था। 3 माइनस x में से 3 माइनस x को वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए तो मोलेरिटी मिल जाएगा, 2x को V से डिवाइड कीजिए तो भी मोलेरिटी मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, C के मोल्स बताने, तो C के मोल्स आप कब बता पाएंगे, जब x का वैल्यू आपको मिलेगा। तो x का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, Kc की हेल्प से। Kc क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ C, जो भी कोएफिशिएंट है वो पावर में पुट करना होता है, अपॉन एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। तो Kc का वैल्यू आपको गिवन है कितना, 4 इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ C कितना है, 2x अपॉन V पावर 2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ A कितना है,
2 माइनस एक्स अपॉन वी इंटू 3 माइनस एक्स अपॉन वी, राइट। तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे v का वैल्यू आपको गिवन नहीं था। जब डेल्टा n का वैल्यू 0 होगा तो v डेफिनेटली यहाँ पर कैंसिल आउट होने वाला। डेल्टा n 0 है, 2 मोल्स, हालांकि यहाँ पे गिवन रिएक्शन में लिखा नहीं है, तो ये गैसेस कंपोनेंट होगा, सभी गैसेस कंपोनेंट है, तो डेल्टा n का वैल्यू क्या होगा 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लें क्या होगा, 4 इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। इस 4 से इस 4 को कैंसिल आउट कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दीजिए, कितना होगा 6 माइनस 2x माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी उड़ा दीजिए, कितना होगा ये 5x, 6 इक्वल टू 5x, सो x विल बी इक्वल टू 6/5। तो x का वैल्यू आपको मिल गया। पूछा क्या था, मोल्स ऑफ C, तो मोल्स ऑफ C क्या होंगे, मोल्स ऑफ C विल बी इक्वल टू 2x मींस 2 इंटू 6/5। x का वैल्यू कितना मिला 6/5, तो मोल्स ऑफ C एट इक्विलिब्रियम कितना होगा 12/5। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। गिवन आपको a sample of CaCO3 solid introduced in a sealed vessel of volume 0.821 liter and heated to 1000 Kelvin, then calculate mass of calcium oxide present at equilibrium। तो रिएक्शन आपको गिवन है CaCO3 सॉलिड से कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस बन रहा है। रिएक्शन का Kp आपको गिवन है 4 × 10⁻² atm, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना होगा इक्विलिब्रियम पर। तो रिएक्शन की बात करें, CaCO3 सॉलिड से क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। इसका Kp आपको गिवन है कितना 4 × 10⁻² atm के इक्वल। और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है 0.821 लीटर, टेम्परेचर गिवन है कितना 1000 केल्विन। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे अभी अगर हम बात करें जब CaCO3 डिसोशिएट होगा तो जितना यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का मोल्स प्रोड्यूस होगा, ये क्या है सॉलिड, तो जितना कैल्शियम ऑक्साइड का मोल्स प्रोड्यूस होगा उतना ही मोल्स CO2 का प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम यहाँ पे CO2 के मोल्स निकालने हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स निकाल पाएंगे, और अगर कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स पता लगे तो उसका मास कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब CO2 के मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाए, आपको गिवन है Kp का वैल्यू, तो Kp क्या होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, बिकॉज ये दोनों प्योर सॉलिड है, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम है। तो क्या बताया था, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास क्या होता है 1 होता है। तो इन दोनों का एक्टिव मास तो कितना रह जाएगा 1, बचेगा क्या यहाँ पे CO2। इन दोनों की वजह से कोई प्रेशर वैसे भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पे Kp किसके बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर। तो Kp का वैल्यू कितना गिवन है आपको 4 × 10⁻², यानी atm, यानी क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ही तो होगा, दोनों बराबर है, मीन जो Kp का वैल्यू वही पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, तो ये कितना है 4 × 10⁻² atm। अब आपको पता है P कितना होता है nRT/V, आप यहाँ पे इससे भी पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। अगर आपको मोल्स पता है, R पता है, T पता है, वॉल्यूम पता है, तो पार्शियल प्रेशर निकाला जा सकता है, राइट। पार्शियल प्रेशर आपको गिवन है तो इसकी हेल्प से आप मोल्स निकाल सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन हो तो, क्या वॉल्यूम टेम्परेचर गिवन है, यस गिवन है। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या फिर मोल्स ऑफ CO2, बिकॉज दोनों 1:1 के रेशियो में बन रहे हैं, तो जितने मोल्स CO2 के बने होंगे उतने ही मोल्स कैल्शियम ऑक्साइड के भी बने होंगे। तो मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा यहाँ पे PV/RT के बराबर, मल्टीप्लाई करके RT से डिवाइड कर देंगे। तो प्रेशर कितना है यहाँ पर 4 × 10⁻² इंटू वॉल्यूम कितना है 0.821, R का वैल्यू क्या होता है 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 1000, तो कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 10 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 4 × 10⁻⁴ मोल्स ऑफ CO2 या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। तो मोल्स ऑफ CO2 मिले, जितने मोल्स ऑफ CO2 होंगे उतने ही मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर बनने वाले हैं। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अपॉन मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो मोल्स कितना मिला आपको कैल्शियम ऑक्साइड का 4 × 10⁻⁴
इंटू मोलर मास कितना होता है कैल्शियम ऑक्साइड का 40 प्लस 16 यानी 56 मल्टीप्लाई कीजिए 24 4 2 5 4 जा 20 22 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम या फिर मिलीग्राम में बात करें 22.4 इंटू 10⁻³ ग्राम 10⁻³ को आप क्या लिख सकते हो मिलीग्राम तो 22.4 मिलीग्राम राइट। तो ये क्या मिल जाए आपको मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस एट इक्विलिब्रियम राइट। चलिए सॉल्व करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। गिवन आपको a mixture of SO2 O2 and SO3 maintained at equilibrium in 10 liter container। रिएक्शन आपको गिवन है 2SO2 और O2 की रिएक्शन से 2SO3 बन रहा है। If number of moles of SO2 and SO3 are equal at equilibrium then how many moles of O2 are present at equilibrium। वॉल्यूम आपको 10 लीटर गिवन है, SO2 के मोल्स और SO3 के मोल्स बराबर हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए। अच्छा केसी का वैल्यू भी आपको गिवन है, केसी का वैल्यू 100 गिवन है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यस गिवन है आपको 2SO2 प्लस O2 की रिएक्शन से 2SO3 बन रहा है राइट। केसी आपको गिवन है कितना 100 ठीक है। वॉल्यूम गिवन है आपको कितना 10 लीटर। अब बोला है यहाँ पे SO2 और SO3 के मोल्स बराबर हैं तो इन दोनों के मोल्स बराबर है इक्विलिब्रियम पर। एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ SO2 एंड SO3 तो आपकी जो इच्छा हो जो मन करे वो मान लीजिए। मैं मान रहा हूं यहाँ पे ये x मोल इसका है तो इसका भी इक्विलिब्रियम पे x मोल ही प्रेजेंट होगा ठीक है। अब पूछा है यहाँ पे हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम तो O2 के मोल्स बताने हैं तो O2 के मान लीजिए y मोल है ठीक है। अब आपको केसी बताना है। केसी क्या होगा एक्टिव मास का रेशियो। एक्टिव मास मींस मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो इनका मोलरिटी क्या होगा मोल्स x अपॉन वॉल्यूम कितना है 10। ये क्या होगा y अपॉन 10 और ये क्या होगा x अपॉन 10। अब केसी की बात करें केसी कितना होगा एक्टिव मास ऑफ SO3 जो भी मोलरिटी है उसका स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ SO2 जो भी मोलरिटी उसका स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ O2 जो भी मोलरिटी है वो पुट करना है। कोफिशिएंट जो था वो हमने यहाँ पे पावर में पुट कर दिया। तो केसी कितना है 100 SO3 कितना है x/10 स्क्वायर अपॉन SO2 कितना है x/10 स्क्वायर इंटू O2 कितना है y/10 राइट। तो x/10 स्क्वायर से x/10 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा कितना है 100 इक्वल टू 1 अपॉन y/10 है तो ये कितना होगा 10/y। 10 से एक 10 कैंसिल आउट तो y कितना 1/10 या 0.1 मोल। क्लियर। तो ये आपको y के मोल्स मिल जाएंगे। चलिए होपफुली आपको सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। जितने क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं जो कॉन्सेप्ट आज पढ़े हैं वो शायद आपको समझ में आए होंगे। तो इनको आप ठीक से रिवाइज कीजिए प्रैक्टिस कीजिए। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो पहले आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए अच्छे से रिवाइज कीजिए और जो होमवर्क आपको मिल रहा है उसको भी टाइम से टाइम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ठीक है। आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।